गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पाठ 9 में मैं आपको मेंडल के आनुवंशिकता का तीसरा नियम पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम क्या कहता है कि जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। अब की बार पहले उसने लंबा और बोना ये दो लक्षण लिए थे। अब की बार वो और ज़्यादा लक्षण लेगा। तो जब दो से ज़्यादा लक्षण हो जाएंगे तो जो वंशागति है, तो लक्षणों की जो वंशागति है वो एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। ये आपको ध्यान से इसमें याद रखना है। जैसे मान लिया उसने एक लक्षण लिया गोल व पीले बीज है, बीज जो है गोल व पीले ले लिए, ठीक है। दूसरा ले लिया गोल व हरे, मटर के दाने गोल भी होते हैं हरे भी होते हैं, ठीक है, गोल व हरे। और झुर्रीदार व पीले ले लिए, झुर्रीदार व पीले और झुर्रीदार व हरे ले लिए। अब की बार गुण ज्यादा है पहले से। पहले सिर्फ लंबा और बोना यानी एक गुण को लेकर मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो वहां पर एकल लक्षण की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा लक्षण है। तो यहाँ पर किसी भी लक्षण का संतान में जाना किसी दूसरे लक्षण से प्रभावित नहीं होता। स्वतंत्रता पूर्वक लक्षण संतान में जाते हैं। तो ये जो चार प्रकार के बीजों का जो है उसने चयन कर लिया, आपके सामने है। तो चार प्रकार के बीजों के प्राप्त होने से, मेरी बात सुनिए दोबारा, कि हमने एक उदाहरण लिया। इस नियम को लेकर मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस से स्पष्ट किया है। मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकर क्रॉस यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में सभी बीज गोल व पीले थे। इस पीढ़ी के स्वपरागण से उत्पन्न द्वि संतानीय पीढ़ी F2 में चार प्रकार के बीज हमें प्राप्त होते हैं। तो हमने दो तरह के बीज लिए थे, एक तो गोल और हरा, पीला और झुर्रीदार। तो उन दोनों से हमें ये चार प्रकार के बीज प्राप्त हो रहे हैं, चार प्रकार के मटर के दाने प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब कोई सा भी गुण किसी के साथ जा सकता है। भाई हमने गोल व हरा, एक पीला व झुर्रीदार, ये दान मटर के पौधे लिए और उनसे जो हमें संतान प्राप्त हुई उनमें आप ये चार प्रकार के देख पा रहे हैं कि गोल भी है, पीला भी है, गोल और हरा भी है, झुर्रीदार और पीला भी है और झुर्रीदार वो हरा भी है। तो गुण स्वतंत्रता पूर्वक गए हैं, एक गुण किसी दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करता। तो इसीलिए इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप में अंतर आप अच्छे समझ लें। पहले लक्षण प्ररूप के बारे में समझें। समलक्षणी जीनों के विभिन्न गुणों जैसे आकार व आकृति, रंग तथा स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। और जीन प्रारूप क्या करता है प्रदर्शित? जीनी संरचना
जीव के जैनिक संगठन को व्यक्त करता है, जो कि उसमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। लक्षण प्रारूप क्या है? दूसरा पॉइंट, जीवों को प्रत्यक्ष देखने से ही सम लक्षणों का पता चलता है और जीनी संरचना को जीवों की पूर्व कथा या संतति के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है। तीसरा अंतर देखें, समान समलक्षणी वाले जीवों की जीनी संरचना समान हो भी सकती है और नहीं भी, जबकि समान जीनी संरचना वाले जीवों के एक ही पर्यावरण में होने पर उनके सभी लक्षण समान होते हैं। तो ये आपको मैंने जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप में अंतर बताया। ध्यान से सुनेंगे। अब समयुग्मजी और विषम युग्मजी, इनके बारे में पहले बता चुका हूं। इनके अंतर आ सकते हैं पेपर में, ध्यान से पढ़ना। इसके बाद आता है अब हम जानते हैं बच्चों कि जो लक्षण हैं वो अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, किस प्रकार लक्षण हमें दिखाई देते हैं, माता पिता से संतान में लक्षण किस प्रकार प्रभावी होते हैं। तो बच्चों, कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत होता है। इसमें डीएनए में जिस प्रोटीन के लिए यह सूचना होती है उसे उस प्रोटीन का जीन कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीवधारियों में विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति का नियंत्रण प्रोटीन करते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में लंबाई का नियंत्रण कुछ विशेष हार्मोन द्वारा होता है। पौधे की लंबाई हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम अर्थात एंजाइम की दक्षता पर भी निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। यदि ये दक्षता से कार्य करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का संश्लेषण होगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले जीन में कुछ परिवर्तन हो जाता है तो बनने वाला प्रोटीन अलग प्रकार का होगा जिससे एंजाइम की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा। अतः एंजाइम के नियंत्रण में बनने वाला हार्मोन भी प्रभावित होगा जिसके कारण पौधा बौना हो सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जीन लक्षणों का नियंत्रण करता है। याद रखना, लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? जीन करता है। और जीन कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। लैंगिक जन्म के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनकों का योगदान समान रूप से होता है। यह संतति के लक्षण निर्धारण में दोनों जनक सहायता करते हैं। तो दोनों जनकों से एक ही जीन की एक एक प्रतिकृति संतान को प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि संतति, जैसे मटर का पौधा में प्रत्येक जीन के 2 सेट होते हैं, अर्थात प्रत्येक जनक से जीन के एक सेट की वंशानुगति होती है। यह तभी संभव होगा जब प्रत्येक जनक कोशिका में जीन का केवल एक सेट हो, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां होती हैं। फिर भी इससे बनी जनन कोशिका इसका एक ही सेट ही पहुंचता है। यदि संतति पौधों को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो द्विसंकर संकरण के 2 लक्षण, मान लिया कैपिटल आर है यानी राउंड गोल है और दूसरा पीला है, तो दोनों ही संलग्न रहेंगे और आने वाली पीढ़ी में इसका स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन नहीं हो सकेगा। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग श्रृंखला पर स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक को एक गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र कहाँ होते हैं? जीन में होते हैं, डीएनए में। अतः
संतति को प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें से एक नर तथा दूसरा मादा जनक से प्राप्त होता है। युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक जनक कोशिका से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक ही गुणसूत्र एक जनन कोशिका में पहुंचता है। इस प्रकार से बने अगुणित होते हैं। इस प्रकार से जो बनने वाला युग्मक है वो अगुणित होता है। जब इस तरह के 2 युग्मक परस्पर संलग्न होते हैं, जुड़ते हैं, तो इनसे बना युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है और इससे गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है, जिससे संतान में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। इस प्रक्रिया में स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करती है। वंशागति की इस क्रिया में मेंडल के प्रयोग के परिमाण की व्याख्या हो जाती है। लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। बच्चों, ये जो मैंने बातें बोली हैं इन्हें ध्यान से 2-3 बार सुनिए। अगर आपके पास किताब है उससे पढ़िए और कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको इतना ही कराऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।